टाइम पे? So, दुनिया में ना हर कोई दुखी है, लोग अपनी जॉब से दुखी हैं, लोग अपने प्रोफेशन से दुखी हैं, बिजनेस से दुखी हैं. Financial planning is more about hand holding the client rather than actually about money. So I'm a CFP, I'm a certified financial planner from Financial Planning Standards Boards. Very very important product which you should have. I think it should be in everyone's portfolio. इसमें साल में लाख रुपए डालो और 10 साल का प्लान है, आप 10 साल तक इसमें लाख रुपए डाल दो. 12वें साल में आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे. ये 4 ही तो एसेट क्लास है. आप किसी को भी इन चारों में ही डिवाइड कर सकते हो, इससे अलावा कुछ नहीं है. इन्वेस्ट इन अ प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड नॉट इन अ हाइब्रिड. और ये पता कहाँ से स्टार्ट होता है, ये फोमो क्रिएट होता है. सो मोजी, करंटली आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर and basically into wealth management and financial planning, and I do this for retail clients and for corporates as well. So having an experience of around 22 years. 22. Earlier I used to work for a company that was into financial services only, and since last 6 years मेरी खुद की practice है जो मैं कर रहा हूँ. And basically I have clients from all over India. I have NRI clients also in Middle East, UK, Australia. ठीक है, जैसे आपने बताया कि डिफेंस बैकग्राउंड, 22 साल का एक्सपीरियंस, मतलब आपकी एज देख करके मुझे लगता नहीं है कि आपको 22 साल का एक्सपीरियंस है, बट 22 साल का एक्सपीरियंस प्लस इतने सारे क्लाइंट्स को मैनेज करना, इनफैक्ट NRI क्लाइंट्स, डिफरेंट कंट्रीज, ये सब हो कैसे पाता है? इतनी सारी चीज़ें आप कैसे कर पा रहे हो? सो आई मीन जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं इंडिविजुअली वर्क कर रहा था, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम ओनली इन 2019. एंड उसके बाद फिर मैंने टीम बिल्ड करी. सो अभी मेरे पास टीम है जो कि ऑपरेशन पार्ट देख लेती है, एंड आई बेसिकली इज मोस्टली क्लाइंट फेसिंग मैं ही हूँ फॉर मेजोरिटी ऑफ माई क्लाइंट्स. काफ़ी हद तक टीम हैंडल कर लेती है, बट जो क्रिटिकल क्लाइंट्स हैं जो आई मीन ऑल क्लाइंट्स आर इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग देयर लाइक, बट जिनको थोड़ा सा लाइक चाहिए कि हाँ क्लाइंट कि भाई वो स्टेक होल्डर से बात करना चाहता है, तो फॉर देम आई डील विद देम. एंड कुछ प्रोसेसेस हमने ऐसे बना दिए हैं एंड जो कि लाइक आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता. एंड स्पेशली आफ्टर AI, चैट GPT, काफ़ी हमने कोशिश करी कि इसको ऑटो मोड पे ले जाएं, तो उससे काफ़ी हो जाता है. एंड द प्रोसेस विच वी हैव एंड विच द टीम फॉलोज आर वेरी एफिशिएंट. तो उसमें ये कहें कि मतलब जो हमारा CRM है एंड जो बाकी प्रोसेसेस है वो काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं हमें कि जो बैंडविड्थ का इशू ना हो और चीज़ें बड़ी एफिशिएंट रहे. कहीं पे भी कुछ भी इशू आता है तो वो फ्लैग हो जाता है, फिर उसको डील करते हैं, तो उस हिसाब से मैनेज हो जाती हैं चीज़ें. अभी भी जैसे मैंने देखा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग अभी अवेयर नहीं हैं. तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या चीज़ है? क्या लोगों का अवेयरनेस फैलानी चाहिए? मतलब क्या खुद अवेयर होना चाहिए या फिर कोई ऐसे सोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं या आप ऐसा कुछ करते हो जिससे लोगों को अवेयर कर सको? सो मैं आपको ये बता रहा था मैं इस प्रोफेशन में कैसे आया. तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी. इट इज़ अ UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज. तो आई वाज वर्किंग एज अ कंप्लायंस ऑफिसर देयर. एंड तो काम क्या होता था, बेसिकली काम ये होता था जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ऐसे UK में भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड व्हाट नॉट. बट UK में फाइनेंशियल रेगुलेशंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वहाँ पे उन लोगों को इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग विद द क्लाइंट जो वो एडवाइस दे रहे हैं. वहाँ पे मिस सेलिंग रेयरली हैपन्स. And my job as a compliance officer was to check whether they have given the right advice to the client or not. कहीं मिस सेलिंग तो नहीं हो रही है. तो there is a check on their advice, right? अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर अपने क्लाइंट को एडवाइस दे रहा है तो उसका ऐसा कुछ फ्री से नहीं होता था. उनकी फाइल्स चेक होती थी एंड दे हैड टू मेंटेन अ प्रॉपर फाइल, राइट? फैक्ट फाइंडिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो बनाते होंगे एग्जैक्टली क्लाइंट्स के लिए भी और उनके जो कन्वर्सेशंस में आते हैं. एग्जैक्टली. सो दे हैड टू डू अ फैक्ट फाइंडिंग, देन दे हैड टू डू अ रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द क्लाइंट कि वो कितनी रिस्क ले सकता है, क्लाइंट का माइंडसेट क्या है मनी को लेके. तो सारा वो जितना भी है वो रिकॉर्ड करेगा, सूटेबिलिटी लेटर बनाएगा. सूटेबिलिटी लेटर इज योर रिकमेंडेशन लेटर, बिकॉज कि आप क्या क्लाइंट को क्या रिकमेंड कर रहे हो या क्या एडवाइस कर रहे हो. तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था वो यहाँ इंडिया आता था और यहाँ पे जो टीम है वो चेक करती थी कि जो एडवाइस दी गई है क्लाइंट को वो क्लाइंट के
सर्कमस्टांसिस से, सिचुएशन से उसको वो एड्रेस करती है नहीं करती है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है हु इज़ सिंगल विद नो डिपेंडेंट्स, लाइक उसकी कोई शादी नहीं हो रखी, कोई डिपेंडेंट नहीं है, बेसिकली फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स नहीं है, राइट। अगर यूके में किसी ने उसको टर्म इंश्योरेंस दे दिया तो इट कुड बी अनसुटेबल एडवाइस। सो टर्म इंश्योरेंस इज बेसिकली गिवन टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल डिपेंडेंट, कि अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है उस इंडिविजुअल के साथ तो उसकी फैमिली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में ना आए, एंड टर्म इंश्योरेंस से जो भी आएगा उससे दे विल बी फाइनेंशियली सेफ। हाँ, उसको अगर टर्म इंश्योरेंस सेल करेंगे तो वो किसी काम का नहीं। एग्जैक्टली। तो अगर कोई बंदा इंडिविजुअल है और कोई डिपेंडेंट्स नहीं है और टर्म इंश्योरेंस को दे दिया और कल कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? कोई है ही नहीं, राइट। और इंडिया में ये प्रैक्टिस तो रैम्पेंट है। आप टर्म इंश्योरेंस का ऐसा कोई चेक नहीं, आप किसी को कुछ भी बेच दो, कोई है ही नहीं, ना रेगुलेटर कुछ बोलता है ना इंश्योरेंस कंपनी आपको मना करती है ये चीज़। तो इतना ये जो छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई, ये चीज़ इतनी छोटी छोटी चीज़ वहाँ पे चेक होती है। तो इस हिसाब से जो कंप्लायंस चेक होता था, तो मैंने वहाँ काम करा। तो वहाँ से मुझे पता चला, जब मैं आई वर्क 15 ईयर्स इन दैट कंपनी, 15 साल मैंने काम करा, एंड इन डिफरेंट प्रोफाइल्स, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो मुझे काफ़ी वहाँ का जो समझ में आया कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मार्केट है वहाँ पे इट इज़ लाइक इट्स स्ट्रॉन्गली रेगुलेटेड, एंड वो क्लाइंट्स के लिए जो जनरल पॉपुलेशन है उनके लिए कितना बेनिफिशियल है कि द काइंड ऑफ एडवाइस, बेसिकली दे आर गेटिंग अ क्वालिटी फाइनेंशियल एडवाइस। ना उस चीज़ को मैं कंपेयर करूँ इंडिया से, तो हम लोग 50 साल पीछे हैं, राइट। वी आर 50 ईयर्स बिहाइंड the financial markets which is there in UK or maybe Europe or maybe financial US. markets or financial planning market? Financial planning market I would say, yeah, because financial market में तो फिर stock market और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो financial planning की मैं बात करूँ तो we are like almost 50 years behind them, right? यहाँ पे even a agent will call themselves financial planner. जो आपका nomenclature होता है ना, उसके भी regulations होते हैं। UK में a normal agent cannot call themselves financial advisor या financial planner, even India में भी नहीं कर सकते। SEBI has, they should be certified, SEBI registered। so अगर मैं SEBI की बात करूँ तो SEBI has very specifically mentioned कि कौन लोग अपने आप को financial planner बुला सकते हैं। Basically वो RIAs होते हैं, RIAs registered investment advisor, they are registered with SEBI, right? And they are the one who are the real financial planners जो कि एडवाइस कर सकते हैं क्लाइंट को, and they had to work on a fee only model। वो फीस लेते हैं क्लाइंट से, they don't work on a commission model या distribution model पे वो काम नहीं करते, right? But इंडिया में even if a agent who is attached to a insurance company or a investment company, वो भी अपने आप को financial planner बुलाते हैं, but technically they are tied agents, राइट। अगर मान लो मैं टाटा एआईजी के साथ मैं उनके साथ एज अ एजेंट काम कर रहा हूँ, तो आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ एज अ, वही तो मतलब एज एन एजेंट आप अगर उनके साथ टाइड अप हो तो आप उनकी पॉलिसीज को शायद सेल कर पाओगे। यस, सो सेल करो तो कमीशन देंगे वो। एग्जैक्टली। सो आई एम वर्किंग एज अ सेल्स एजेंट, राइट। अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ भी मैं अटैच हूँ, सो आई एम बेसिकली मैं म्यूचुअल फंड सेल कर रहा हूँ, राइट। सो आई एम नॉट टेक्निकली अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो यूके में मतलब नोमेनकल्चर सो स्ट्रॉन्ग कि आप कोई भी अपने आप को वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर नहीं बुला सकता। इंडिया में तो आप कुछ भी कर लो यार, आप अपने नाम का इवन देयर विजिटिंग कार्ड्स आर चेक्ड, दे आर ऑडिटेड एंड दे आर रेगुलेटेड। कि अगर मैं अपना विजिटिंग कार्ड आपको दे रहा हूँ ना यूके में, मैं उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी मैं प्रिंट करा लूँ या कुछ भी आपको दे दूँ। सो जो स्टेशनरी है वो भी वहाँ पे आपकी चेक होती है, एंड ओनली आफ्टर इट इज़ अप्रूव्ड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर स्टेशनरी। वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे आप बता रहे हो बहुत अच्छी है, सारे प्लान काफ़ी अहेड है वो यहाँ इंडिया से। हाउ आर यू मेकिंग श्योर दैट इंडियंस आर गेटिंग अवेयर? सो इस चीज़ को एट लीस्ट योर क्लाइंट्स। एग्जैक्टली। सो इस चीज़ को मैं आइडिया बिहाइंड स्टॉप वर्किंग एंड स्टार्टिंग माई ओन वेंचर वाज दिस कि यार इंडिया में इतना मिस सेलिंग हो रहा है, इंडिया में इतना लाइक आपको अवेयरनेस नहीं है। तो वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आई थॉट दैट आई विल स्टार्ट, एंड so 2019 I started after completing my so I'm a CFP, I'm a certified financial planner from Financial Planning Standards Board, so you call it FPSB, Financial Planning Standard Board.
सो माय आइडिया वाज टू कि यार मैं क्लाइंट का जो है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिव्यू करूं, जैसे कि जो प्रैक्टिसेस बाहर फॉलो होती हैं कि उनका फैक्ट फाइंडिंग, एंड उनका जो एडवाइस मैं करूं शुड बी गोल बेस्ड एंड नीड बेस्ड, कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो समझो, पहले उसका उसकी रिक्वायरमेंट समझो, उसका रिस्क प्रोफाइलिंग समझो. अब इट इज़ वेरी इजी टू से दैट आई एम एग्रेसिव इन्वेस्टर. आप बोल दोगे कि यार मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मेरा एक कोई एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाओ, तो आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या है कि यार मैं रिटर्न ज़्यादा चाहता हूँ. बट एट द सेम टाइम इसका एक ना डाउन साइड भी है, बिकॉज जब मार्केट्स आर वोलेटाइल, जब आपका जो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो उसमें उतार चढ़ाव होता है, तब पता चलता है कि आप कितने एग्रेसिव हो, राइट. आई हैव सीन क्लाइंट्स जो कि on a very good day they say कि हाँ I want to take risk and I want to be aggressive and please put my portfolio 100% equity and all that. But when there is uncertainty in the market, when the portfolio is minus 10%, they are the ones who panic. Yes, they are the ones who panic and they want to redeem and they want to in cash and and that's a bad strategy. So it's I think financial planning is more about hand holding the client rather than actually about money. तो मतलब मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ना इज अराउंड 50% इज फाइनेंसेस एंड 50% इज योर माइंडसेट. एंड इंडिया में व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट फॉर दैट मैटर, पीपल आर मोस्टली कंसर्न अबाउट रिटर्न्स. Returns is just one aspect of financial planning. Usually what people see at least in India, what I have seen is people see financial planning as how much they can get return. Getting सेविंग द मनी, एफडी में सेव कर दिया 5-6% का रिटर्न आ गया, कोई बॉन्ड्स में कर दिया शायद 8% का आ जाएगा. म्यूचुअल फंड्स में जब लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी है तो यहाँ पे लगता है कि हाँ 10-12% के आसपास का रिटर्न वहाँ पे आ जाएगा. तो वो 5-6 को 10-12 तक में लाने के लिए सिर्फ एक रिस्क फैक्टर होता है जिसको वो देखते हैं. आई डोंट थिंक कि वो थर्ड कोई भी फैक्टर को एनालाइज भी करते होंगे, या तो रिटर्न या रिस्क. तीसरा कोई फैक्टर होता भी है या फिर कोई करता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन में शायद उनको 100% का रिटर्न मिल जाएगा लेकिन रिस्क भी 100% का है. फ्यूचर एफडी में उनको 5-6% का ही रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क 0 है. तो रिस्क और रिटर्न को मैच करने के लिए शायद म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी इस तरह की कोई चीज आ जाती है. तो ये 2 फैक्टर्स तो मुझे समझ में आते हैं. क्या कोई थर्ड फैक्टर भी है ऐसा? देखो जो बेसिक चीज़ है वो तो यही है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर अपने पैसे को वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका एक ही मोटिव होता है कि उसको उसमें रिटर्न बनानी है या उसको प्रॉफिट कमाना है. जैसे आपने बताया कि दीज आर द 2 थिंग्स कि एक तो क्या था वो एक फिक्स्ड रिटर्न ले ले, या उसको अगर उससे ज़्यादा उसको चाहिए तो ही हैज दैट पर्सन नीड्स टू टेक सर्टेन रिस्क टू गेन एक्स्ट्रा रिटर्न. तो ये एस्पेक्ट तो है ही है. बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे पहले ना उसका ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट कर किस ले रहा है. इज इट फॉर द रिटायरमेंट, कि वो अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा है, विच अ पर्सन मे बी लाइक अ 30-year-old मे बी वांट टू रिटायर एट 50 और 55. क्या वो गोल बेस्ड है, कोई गोल है जैसे गोल कुड बी अ रिटायरमेंट प्लानिंग, या उसके बच्चों की एजुकेशन, या वो कोई घर खरीदना चाहता है उसके लिए वो सेव कर रहा है, या उसको कोई वेकेशन पे जाना है, या उसको कोई गाड़ी खरीदनी है, या उसको जस्ट वेल्थ क्रिएट करना है. सो दीज आर डिफरेंट गोल्स. तो ये एक जो एस्पेक्ट है आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक योर इन्वेस्टमेंट विद अ सर्टेन गोल. इसको ना आप ऐसे इमेजिन करो, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोहित जी कि मान लो आपको कहीं जाना है, राइट. आपने गाड़ी स्टार्ट करी एंड यू स्टार्ट ड्राइविंग, बट आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, राइट. तो इन्वेस्टमेंट इज गोल प्लानिंग इज ऑन दैट लेवल ओनली कि यू शुड नो कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं किस लिए कर रहा हूँ, एटलीस्ट कहाँ जाना है, क्या मेरा एंड गोल क्या है वो पहले पता होना चाहिए. एग्जैक्टली वो माइंड में आपके होने चाहिए. और इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग बट यू नॉट नोइंग वेयर टू गो, वे टू रीच. सो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली कि एक तो इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट क्या है, एंड दूसरा आप कितना आप रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, एंड थर्ड इज द गोल कि आपको व्हाट्स योर गोल इन माइंड, आप कहाँ किस लिए आप बेसिकली आप सेव करना चाह रहे हो. So there are 3 factors that needs to be taken care of. One is risk, the other one is return, how much return they are getting, and the third one is the goals for what they are actually want to. और एक जो चैलेंज और है ना इंडिया में, मैं आपको बताता हूँ यार, इंडिया में क्या है ना कि एक तो आपका जो बेसिकली क्लाइंट्स को एडवाइस कहाँ से मिल रही है.
तो एक तो होता है क्लाइंट DIY, डू इट योरसेल्फ, कि वो एक दिन उठते हैं और उनको लगता है कि यार मुझे ही सारा कुछ पता है, और वो कुछ थोड़े टाइम मनी कंट्रोल देख लेते हैं या CNBC सुन लेते हैं, एंड दे गेट एक्साइटेड कि यार चलो स्टार्ट करते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट, और उसमें उसकी हेल्प करता है उसका फ्रेंड और उसके रिलेटिव। और ये पता कहाँ से स्टार्ट होता है, ये फोमो क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, और हम किसी पार्टी में मिले हैं या हम बात कर रहे हैं जनरल या कहीं पे जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार मोहित, मैंने ना उस कंपनी के फलाने शेयर्स लिए थे और मैंने यार उसके ना 200 रुपये में ले लिया और अब वो 800 रुपये का हो गया, आई हैव मेड सो मच ऑफ रिटर्न्स। तो आपको फोमो क्रिएट होगा, राइट? आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सही है, आप इतने लगाओ इतने हो जाएंगे, एंड आप भी वही करना चाहोगे, राइट? एंड आप फिर मेरे से ही पूछोगे, राइट? आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइजर, आई एम जस्ट अ इन्वेस्टर। आप मेरे से ही पूछोगे कि यार संदीप मुझे भी आप कुछ बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा यार, जितनी मेरी रिसर्च होगी या जितना भी मेरा आधा अधूरा ज्ञान होगा तो आप उसमें करोगे। फिर वो कंपनी परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, तो फिर वो आपका फिर वो ना बेसिकली एक्सपीरियंस बनेगा। एंड इंडिया में जो सबसे बड़े चैलेंज है ना, वो ये है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का जो थ्योरी पार्ट है वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, वो कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता, राइट? तो सब आपको सीखना पड़ता वो है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में सीखते हो। और जब तक आप सीखते कैसे, गलतियों से सीखते हो। जब मैंने जब जॉब स्टार्ट करी थी, थोड़ा बहुत पैसा आया था उस टाइम हाथ में, तो हम उस टाइम मतलब यंग में तो यार बंदा थोड़ा सा रहता ही है कि यार बस अब तो मैं मतलब आग लगा दूंगा, दुनिया जीत लूंगा। तो योर रिस्क एपेटाइट एट दैट टाइम इज वेरी हाई। तो आप क्या करते हो, आप फ्यूचर ऑप्शंस खेलते हो, आप ट्रेडिंग करते हो आप। तो मैंने तो एट अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर आई बर्न माई फिंगर्स। उस टाइम मुझे समझ में आ गया था। तो होता क्या है कि यार आप पहले करते हो, आप थोड़ा उसमें आपको प्रॉफिट होता है, दैट गिव्स यू अ किक। एक आपको ना एक वो मिलता है कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है। मैं 9 घंटे ऑफिस में काम करता हूँ, बॉस की सुनता हूँ, ठीक है, और काम इतना होता है, और उसके बाद इतनी सैलरी आती है। यहाँ पे कुछ किया नहीं, हाँ, मतलब मुश्किल से दिन भर में कितना टाइम दिया होगा, किसी को सुनना नहीं, कुछ नहीं, और तो इजी मनी, मैं उसी टाइम वॉरेन बफे बन जाता हूँ, ठीक है, कि यार ये तो सही है, इतने पैसे हो जाए मैं ये कर लूंगा, फिर वैसा हो जाएगा, इसको करने से ऐसा हो जाएगा, वही सारे प्लानिंग चलती रहती है उस टाइम पे। तो दुनिया में ना हर कोई दुखी है। लोग अपनी जॉब से दुखी हैं, लोग अपने प्रोफेशन से दुखी हैं, बिजनेस से दुखी हैं। उनको लगता है कुछ ईजी मनी बन जाए, उनको ये है कि ईजी मनी ऑप्शन दिखता है, बट इट इज नॉट। एज पर सेबी 93% of people who invest, who do future trading, future options, they make losses 93%. तो majority of the people are, उन्होंने कभी कमा लिया होगा थोड़ा बहुत, मतलब प्रॉफिट बन गया होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं उनका वो एक्सपीरियंस खराब ही होता है, एंड दैट्स व्हाट द सेबी डेटा इज शोइंग। इंडिया में काफ़ी सारे मिथ्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के, इमरजेंसी फंड को लेकर के, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिटर्न रिस्क को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं। एक बार धीमे धीमे करके आपकी क्या राय है उनसे, उससे रिलेटेड एक बार बात करते हैं। तो इंडिया में हमने सही कहा बहुत सारे मिथ है, और आई थिंक जो सबसे बड़ा मिथ है ना वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को लेके है। लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, राइट? बट इनफैक्ट टेक्निकली ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनफैक्ट एजेंट सेल भी ऐसे ही करते हैं। एग्जैक्टली तो वो सेल ऐसे करते हैं क्योंकि वो जो प्रोडक्ट वो जो बेचते हैं वो बेसिकली अनसूटेबली होता है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेल यू इज दे आर ट्राइंग टू सेल यू एंडोमेंट प्लान और अ ट्रेडिशनल पॉलिसी और अ सेविंग प्लान। तो उसका जो स्ट्रक्चर वो ऐसे होता है ना कि उसमें आपको एक सर्टेन इंश्योरेंस अमाउंट भी मिलता है, कवर अमाउंट, एंड उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो वो जो ये बेसिकली हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, इसमें क्या है, कमीशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोडक्ट व्हिच इज यूजुअली पुश्ड बाय बैंक्स एंड एजेंट्स। एंड आपने बोला कमीशन ज़्यादा होता है, कमीशन किस तरह से होता है? 40-50% तक कमीशंस होते हैं इन फुल में। अगर आप लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हो तो ऑलमोस्ट 50,000 विल गो टुवर्ड्स कमीशन टू योर। अगर मैंने एक साल में 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया है तो वो 50,000 रुपए सीधे एजेंट के पास जाते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर, यस। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इनको इन प्लान्स को आप सरेंडर कराते हो तो आपको लिटरली कुछ नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा यार? आपने लाख रुपए दिया है, 50,000 तो आपका एजेंट ले गया है, कंपनी के पास ही 50,000 है, आपको क्या मिलेगा? एंड ये ना इतने अनफ्लेक्सिबल प्लान्स होते हैं कि इसमें जैसे आपने लिया है 5 साल से पहले आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। उसमें से निकालोगे तो आपको लिटरली कुछ नहीं मिलता है। तो 5 साल लिए, 5 साल के लिए ले लिया, 10 साल के लिए ले लिया, तो यू आर लिटरली लॉक्ड, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा, दीज आर हायर चार्जेस सेड कि मोस्टली इसमें कमीशन होता है, फिर इनके प्लान चार्जेस, एडमिन चार्जेस, पॉलिसी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। इट मेक्स अ वेरी इनएफिशिएंट प्रोडक्ट। एंड इसको देखो बेचा कैसे जाता है, मैं आपको बताता हूँ।
सो इसमें ना आपके पास एजेंट आएगा, ठीक है, वो कहेगा कि आप ना ये एक प्लान है, आप इसमें साल में लाख रुपए डालो, और 10 साल का प्लान है, आप 10 साल तक इसमें लाख लाख रुपए डाल दो, ठीक है। 12वें साल में आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, राइट। वो एक ऐसा फिगर बताएंगे, वो फिगर आपको आज की डेट में बड़ा दिखेगा, राइट, बट 10 वो साल में उसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन विल किक इन, इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू इरोड कर देगा। दे विल नेवर एवर टेल यू कि इसकी XIRR क्या होगी या इसका CAGR क्या होगा। CAGR से आपको पता चलता है कि वो ग्रो कितना हो रहा है। यार अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, तो आपको ग्रोथ रेट तो पता होना चाहिए ना, कि वो 7% से ग्रो हो रहा है, 10 से हो रहा है, 15 हो रहा है। तो कभी भी आप इसका मैथ्स करोगे ना मोहित जी, तो आपको समझ में आएगा यार उसमें रिटर्न 6-6.5% है। इतना तो इन्फ्लेशन है, आपने क्या कमाया फिर उसमें, क्या ग्रो करा? आपकी तो ग्रोथ ही नेगेटिव है। ये कभी तो कोई बताता भी नहीं है। नहीं, वो बताते हैं, एग्जैक्टली वो बताते हैं। उसको पोजीशन का जो प्रोडक्ट का जो पोजीशनिंग है ना, वो इस तरह से है, क्योंकि इलिटरेसी इंडिया में इतनी है फाइनेंशियल्स को लेके कि लोगों को नहीं पता। सो कोई भी लेमैन समझेगा यार मैंने 1-1 लाख रुपए दिया 10 साल तक और मुझे 25 लाख, वो होगा कैसे? वो ऐसे होता है कि आपको 12वें साल से आपको हर साल अगले 15 साल तक आपको लाख लाख रुपए मिलेंगे। फिर उसके बाद एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, और आपको 25 साल के बाद आपको 25 लाख, आपने जो 10 लाख दिए थे वो भी मिल जाएंगे। अब क्लाइंट ये सोचेगा कि यार मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 12वें साल से मुझे हर साल अगले 15 साल तक लाख रुपए भी मिल रहे हैं, और मुझे लास्ट में 15 साल के बाद मुझे मैंने जो दिया था वो भी मिल गया। उसको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा प्लान है, और आज की डेट में वो सोच रहा है, तो उसको एक लग रहा है कि बहुत अच्छा उसको रिटर्न मिल रहा है। बट जब उसका आप कैलकुलेशन या मैथ्स करोगे ना, इट विल जस्ट गिव यू 6-6.5%, विच विल नॉट इवन बीट इन्फ्लेशन। तो एंड द सेल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज रैम्पेंट। आप कहीं पे भी चले जाओ, बैंक चले जाओ, एडवाइजर के पास चले जाओ, इसमें इंश्योरेंस अमाउंट भी बहुत कम होता है। सो इंश्योरेंस अमाउंट इज बेसिकली 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम यू आर पेइंग। अगर आप लाख रुपए पे कर रहे हो तो आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, विच इज पीनट्स, कुछ भी नहीं है। कल को मिस हैपनिंग हो गया तो 10 लाख में क्या होगा आजकल। सो द सॉल्यूशन जो 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा है उसके लिए 10 लाख रुपए क्या यूज करोगे? सो द सॉल्यूशन इज कि आप इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को, दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स, इसको अलग रखिए। इंश्योरेंस लेना है, गो फॉर अ टर्म इंश्योरेंस। हाँ, एक इस पे भी हम लोग बात करते हैं, जो इंश्योरेंस आप बता रहे हो, टर्म इंश्योरेंस। बहुत सारे मेरे पास भी क्वेरीज आती हैं, इनफैक्ट बहुत सारे एजेंट्स के ही फ़ोन आते होंगे। आई एम श्योर फाइनेंशियल प्लानर्स ऐसे फ़ोन तो नहीं करते, एजेंट्स के फ़ोन आते हैं, वो मुझे समझाते रहते हैं आपके लिए ये टर्म इंश्योरेंस अच्छा है, या कभी बैंक चले जाओ तो ये टर्म इंश्योरेंस या ये हेल्थ इंश्योरेंस या ये वाली पॉलिसी ले लियो तो अच्छी है। ये है क्या क्या डिफरेंसेस है, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एंड कौन से बेनिफिशियल होते हैं एक लेमैन के लिए? सो टर्म इंश्योरेंस होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है, राइट। उसमें आप एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो, और आपको श्योरिटी मिल रही है कि कल को कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपके नॉमिनी को या जो भी आपका जो बेनिफिशियरी है उसको एक कवर अमाउंट जो कंपनी आपको दे देगी इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, राइट। अगर मिस हैपनिंग नहीं होती है तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, इसमें आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक अ कार इंश्योरेंस। मतलब जैसे हम लोगों ने प्रीमियम पे किया तो उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, इनफैक्ट अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है तो। हाँ, बट अगर मिसहैपनिंग होती है तो उसका एक अमाउंट होगा जो कि उसका एक कवर अमाउंट होगा, जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप लेना चाहते हो, अकॉर्डिंगली वो प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है, तो वो प्रीमियम आपको पे करना होता है अगर ड्यूरिंग द टर्म। सो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली नाम कैसे पड़ा है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो टर्म इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस व्हिच अ पर्सन टेक टिल अ सर्टेन एज या सर्टेन टर्म। अगर कोई 30 साल का है और उसने 60 साल तक अपने आप को कवर करना है तो उसने 30 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया। सो द टर्म इज 30 ईयर्स, राइट। द पीरियड इज 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स तक उसने वो प्रोटेक्शन ले ली है। और 60 साल तक क्यों ली है? क्योंकि 60 साल तक इसलिए लिए क्योंकि उस एज, दैट्स अ क्रिटिकल एज जहाँ पे उसके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, उसके फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, राइट। अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो देयर कुड बी अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन द फैमिली कि यार ब्रेड विनर तो चला गया, अब पैसा कहाँ से आएगा, घर के खर्चे कैसे निकलेंगे। सो टर्म इंश्योरेंस लो, आइडियली इट शुड बी टेकन टिल you have financial dependence. 60 years is basically a retirement age for most of the people. तो रिटायरमेंट एज कि आप रिटायर हो गए, आप काम तो कर नहीं रहे हो, आपकी कोई इनकम तो आ नहीं रही है, अर्न इनकम। फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं होंगे तो एटलीस्ट वाली एज तक कम से कम जितने फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो वो होने चाहिए अपने को। हाँ, तो अगर 60 का कोई हो गया तो उस टाइम बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, आपकी अच्छी खासी सेविंग्स भी होती है, तो आप बेसिकली किसी प्रोफेशन पे या किसी जॉब पे डिपेंडेंट नहीं हो, राइट। तो टर्म इंश्योरेंस आपको आइडियली उसी एज तक लेना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि यार हाँ मेरे
उस एज तक वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, और जब आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है तो आपको एक रफ कैलकुलेशन करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई 30 साल का बंदा एक टर्म इंश्योरेंस ले फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स टिल द एज ऑफ 60, तो उसको कितना प्रीमियम हर साल देना पड़ेगा? आई थिंक अराउंड 15,000 फॉर अ 30 ईयर हैविंग अ कवर अमाउंट ऑफ 1 CR. It will cost around 15,000 per year. ओके, 15,000 रुपये आपको एक साल देना, आपको इनफैक्ट हर साल देना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख रुपए हो गया। 4.5 लाख रुपए उनको देने और 1 करोड़ रुपए का उनका इंश्योरेंस रहेगा। और इंश्योरेंस देखो 1 करोड़ तो मैंने एक ऐसी आपको एक रैंडम फिगर बता दिया, तो आपका अमाउंट कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना है? मतलब अगर मैं किसी लेमैन से मैं आपसे पूछता हूँ कि मोहित जी आप बताइए, अगर आपको कल को टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ा तो हाउ वुड यू डिसाइड कि आपको कितना लेना है? विल इट बी जस्ट अ रैंडम फिगर कि यार 1 करोड़ ले लेते हैं? क्योंकि 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए ऐसे रैंडम फिगर्स होती हैं तो मन में वही आ जाता है कि इतने का होना चाहिए। बट मुझे जो लगता है कैलकुलेशन अगर देख लो तो आपके मंथली खर्चे कितने हैं, 1 साल या अगले 5 साल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एकदम से अगर ब्रेड एंड बटर जो आ रहा होगा जहाँ से वो अगर बंद हो जाए तो 5 साल का एक कवर होना चाहिए फैमिली के पास में, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट आप ज़्यादा अच्छे से प्लान करके बताओगे। तो देखो आप, आई मीन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने जो बोला आपने सही बोला कि आपको अगर जैसे किस मिस हैपनिंग होती है तो आपके जो इनफ्लो आ रहा है पैसे का, जो सैलरी आ रही है या जो बिजनेस से पैसा आ रहा है वो बंद हो गया, राइट? वो बंद नहीं होना चाहिए, राइट? मिस हैपनिंग में तो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जो कवर अमाउंट है हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि यार अगर वो बंद हो गया तो मुझे कितना कॉर्पस चाहिए ताकि मेरा जो इनफ्लो है वो कंटिन्यू रहे, राइट? अगर मान लो मैं 50,000 मेरा मंथली खर्चा है, राइट? सो आई विल टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कवर विच वी विल कैलकुलेट, जिससे क्या होगा कि दैट मिस हैपनिंग के केस में वो मिल गया, कवर अमाउंट मिल गया नॉमिनी को, तो वो उस पैसे से वो 50,000 पर मंथ इनकम जनरेट कर पाएगा, राइट? एंड दैट टू इन्फ्लेशन बीइंग एडजस्टेड, राइट? सो इन्फ्लेशन विल ऑलवेज बी देयर। इन्वेस्टमेंट में आपका इन्फ्लेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं अभी इंश्योरेंस की बात करता हूँ, चलो इंश्योरेंस की अभी हम कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन को रहता तो 50,000 आ रहा है, वो 50,000 आज का खर्चा है। 5 years डाउन द लाइन वो 50,000 आपका 75,000 हो जाएगा, बिकॉज दैट 6% ऑफ इन्फ्लेशन विल किक इन एवरी ईयर, वो आपका बढ़ाएगा। तो आपका टर्म अमाउंट का भी कवर उसमें वो एडजस्ट होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को भी कंसिडर कर ले। सो ये इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है जिससे वो एक अराइव होता है फिगर कि हाँ यार आपको इतना अमाउंट एक्चुअल में चाहिए। एक कैलकुलेशन छोटी सी करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फैमिली का आज का खर्चा 1 लाख रुपए है मंथ का, ठीक है? अब अगर मुझे कोई टर्म इंश्योरेंस लेना हो तो वो कितने अमाउंट का होना चाहिए और इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो इसमें मुझे सबसे पहले तो ये पता चलेगा ये 1 लाख रुपए खर्चा आपको कब तक चाहिए। आपको आपके बच्चे हैं, ठीक है, वो स्कूल जाते हैं, वो उसके बाद कॉलेज जाएंगे, तो एक टर्म आपको डिसाइड करना है, वो कब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे वो आपको डिसाइड करना है, राइट? तो ये कैलकुलेशन 30 इयर्स वाला जो हम लोग बात कर रहे थे रिटायरमेंट वाले, उससे मैच नहीं करता, ये डिफरेंट। सो 30 ईयर्स हम एक ले लेते हैं अज्यूम करके कि यार 30 ईयर्स तक तो मेरे बच्चे बड़े हो ही गए होंगे, वो जॉब पे भी लग गए होंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो एक ले लेते हैं, राइट? बट आपको अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन कि आपका वो टर्म कितना होना चाहिए। और टर्म कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहले करोगे कि जो आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंस हैं और जो आपके फाइनेंशियल सेविंग्स जो चल रही है, इन्वेस्टमेंट जो चल रहे हैं, वो कितने साल तक चलते रहने चाहिए। आपके बच्चे आप तक कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? वो अभी स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर वो जॉब करने लगेंगे, तो मे बी लाइक इट कैन बी लाइक 20 ईयर्स। एज्यूम करें 15 ईयर्स पे मेरी बेटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो अपने आप कमाने लग जाए, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होगी मेरे। राइट। तो 15 ईयर्स का टर्म आ गया। अब आपको 15 ईयर्स तक वो इनकम जो आपकी 1 लाख रुपए जो खर्चा है वो सस्टेन करना है, बट दिस अमाउंट शुड बी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। लाइक पहले साल वो आपका 1 लाख है, अगले साल वो 1,06,000 है, थर्ड ईयर में वो 1,00,000 मे बी 13,000 होगा, राइट? ऐसे वो बढ़ेगा, राइट? तो ऐसे एक कॉर्पस आपको कैलकुलेट करना है जो कि हम लोग करते हैं। वो फिर अमाउंट हम कहते हैं कि हाँ आप इतने का टर्म इंश्योरेंस ले लो, दिस विल हेल्प यू सस्टेन फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, और जो भी आपकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है वो कवर हो जाएंगी। सो दिस मींस इसका कैलकुलेशन होता है प्रॉपर, पर उसके लिए मुझे शीट विट चाहिए होगी जहाँ पे मुझे डालना है, एंड देन आई कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो ये तो ही टर्म इंश्योरेंस की बात। अब आती है इन्वेस्टमेंट की बात। तो इन्वेस्टमेंट में माय एडवाइस वुड बी कि यार आप प्योर इन्वेस्टमेंट
प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, लाइक म्यूचुअल फंड्स. शेयर्स में करना चाहते हो तो शेयर्स में करो, बट आई थिंक यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और अगर आपको नहीं है तो गो विद अ म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड में वही काम आपका फंड मैनेजर कर देता है. तो म्यूचुअल फंड्स हो गए, आप अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, आप कॉर्पोरेट एफडीज में करो, आप अगर इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, आप प्योर जो बैंक एफडीज है उसमें आप इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्ट इन अ प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड नॉट इन अ हाइब्रिड. हाइब्रिड मीन जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों हो, उसके बजाय हमें प्योर इन्वेस्ट. इंश्योरेंस के लिए प्योर इंश्योरेंस वाला, फॉर एग्जांपल टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए प्योरली इन्वेस्टमेंट जिसमें इंश्योरेंस का कोई अगर लिंक ना भी हो तब भी चलेगा. एंड एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली थी जो अबाउट इमरजेंसी फंड, राइट. अब इमरजेंसी फंड आप बोलो तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बट कोई भी बात नहीं करता है. हाँ, वो ये है क्या इमरजेंसी फंड? हम लोगों ने बहुत वीडियोस में देखा है, लोगों से सुना है, बट ये इमरजेंसी फंड क्या है, कितने मंथ्स का रखना चाहिए, और इसकी कैलकुलेशन भी कोई होती है या फिर रैंडम फिगर ही होनी चाहिए? नहीं, तो जैसे मैं बता रहा था कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन योर पोर्टफोलियो, इमरजेंसी फंड जो होता है. और ये आपको कोई एडवाइस नहीं करेगा. अगर आपको कोई एजेंट है जिसका काम इन्वेस्टमेंट कराना है, वो मोस्टली आपको नहीं बताएगा इस बारे में, क्योंकि उससे इमरजेंसी फंड से उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, मॉनेटरी बेनिफिट, उसको कमीशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज सिंपली अ एडवाइस. और ये क्या होता है बेसिकली, इमरजेंसी फंड इज अ अमाउंट विच अ पर्सन शुड हैव इन अ इन्वेस्टमेंट या किसी इन्वेस्ट प्रोडक्ट में जहाँ पे वो बहुत रेडिली एक्सेसिबल हो. मे बी अ बैंक अकाउंट, मे बी इन अ लिक्विड फंड, मे बी इन अ फ्लेक्सी एफडी, जहाँ से वो इमरजेंसी के टाइम वो निकाल सके. ठीक है. और ताकि उसके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हो वो डिस्टर्ब ना हो. यूजुअली लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड को मेंटेन ही नहीं करते. कभी कुछ इमरजेंसी आती है तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग या आपके बच्चों की एजुकेशन, आप वहीं से फंड निकाल लेते हो, विच विल डिस्टर्ब दैट फाइनेंशियल गोल्स या जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उन्होंने कर रखी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. सो इमरजेंसी फंड का जो आप कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे कि कितना होना चाहिए, बेसिकली आइडियली द थंब रूल इज दैट इट शुड बी 6 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस. अगर आपके घर के खर्चे महीने के ₹1,00,000 है तो आपका एटलीस्ट 6 लाख जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में या आपका एज अ फ्लेक्सी, अगर आप एज ए लिक्विड फॉर्म पे कहीं ना कहीं होने चाहिए. Exactly. वो कैश में हो, बैंक एफडी में हो, नॉर्मल ऐसी एफडीज में जो कि इजीली ब्रेकेबल हो. यस. और इमरजेंसी फंड कैसी इमरजेंसी हो सकती है? इमरजेंसी कुड बी अ लॉस ऑफ जॉब. भाई नौकरी चलेगी, किसकी नौकरी चलेगी तो कैसे चलेगा घर. ठीक है. किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब एक्सीडेंट हो गया, प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट कंपनी भी आपको कब तक सपोर्ट करेगी. सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू जहाँ पे आपके रेवेन्यू या फाइनेंसेस आना बंद हो जाए, Exactly. वहाँ पे इसको यूज वहाँ पे ये ट्रिगर हो जाएगी. और आपके 6 महीने तक, आई थिंक 6 months इज अ प्रीटी डिसेंट टाइम, जहाँ पे अगर कोई जॉब लॉस है तो बंदा दूसरी जॉब ढूंढ सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो रिकवर कर सकता है. एंड सो आई थिंक 6 months इज अ प्रीटी डिसेंट टाइम जहाँ पे बंदा चीज़ों से रिकवर कर जाता है. तो 6 months का होना चाहिए. इमरजेंसी कुड बी लॉस ऑफ जॉब, एक्सीडेंट, any eventuality. So this is how emergency fund should be maintained. And this emergency fund should be used to fund our monthly expenses and not the expenses of the hospital or anything. Yes. Now coming back to few other important aspects, which is like risk management. So financial planning का ना एक aspect होता है risk management. Risk management में सबसे पहले emergency fund आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया. Second आता है आपका term insurance, जो कि हमारा discussion हो चुका है. Third आता है health insurance. Health insurance. Very very important product which you should have. I think it should be in everyone's portfolio. हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. कई बार हम कहते हैं यार मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ जिस कंपनी में, वो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का वहाँ से देते हैं. ठीक है, फेयर इनफ, अच्छी बात है, बट खुद का भी होना चाहिए. इसको डिले करते हैं लोग कि यार अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मैं 25 साल का हूँ, 30 का हूँ, 35 का हूँ, 40 का हूँ, 45 का हूँ. लोग इतना भी ड्रैग करते हैं. और जिस तरह की हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, एक कॉमन आदमी जो लाइफस्टाइल जो जी रहा है, दिल्ली एनसीआर में रह रहा है, ये जो पोल्यूशन, जो नवंबर दिसंबर जनवरी का जो पोल्यूशन जो हवा वो ले रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा गॉड फॉरबिड ऐसा हेल्थ इश्यू हो जाए. एक बार हेल्थ इश्यू होने के बाद जो है ना, मुश्किल हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस मिलना. राइट. इट शुड बी टेकन व्हेन यू आर हेल एंड हेल्दी. आपको
बिना प्रीमियम के बिना बिना जो प्रीमियम है आपको स्टैंडर्ड प्रीमियम पे मिल जाएगा। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, प्रीमियम लोड हो जाता है, प्रीमियम बढ़ जाता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करती है अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है। तो किसी को नहीं है, एकदम स्टैंडर्ड लाइफ है, फिट लाइफ है, उसको आपको स्टैंडर्ड बेसिस पे मिल जाता है। हैव इट एज सुन एज पॉसिबल। कितना लेना चाहिए, अगेन इट्स लाइक अ डिस्कशन पॉइंट कि यार 5 लाख ले लेते हैं। आई थिंक लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है और किस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराना है या प्राइवेट किसी 5 स्टार वाले हॉस्पिटल में जाके कराना है? नहीं मोहित जी, इसमें इसके भी पीछे कुछ और बहुत सारे हाँ जी, बहुत सारे इसमें रीजंस हैं, लॉजिकल रीजंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखो मेडिकल में ना, अगर आप, मैंने इन्फ्लेशन की बात करी थी, तो यूजुअली इन्फ्लेशन जो है आपका अराउंड 6-6.5% रहता है एवरेज, कई बार 4-5% भी होता है। मेडिकल में ये इन्फ्लेशन 15% है साल का। 15% है मेडिकल में? यस। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज 15%, इट इज़ 15%। आज मैं जो ले रहा हूँ ना 5 लाख, वो अगले 5 साल में इट विल बी इक्वल लाइक 50,000, राइट। और हेल्थ इंश्योरेंस में लोग ये कहते हैं यार अब मैं 5-10 लाख का ले लेता हूँ, बाद में बढ़ा लूंगा। बाद में जब बढ़ाओगे ना, कंपनी विल आस्क फॉर डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 लाख का ले लिया और यू नो आफ्टर फ्यू इयर्स कुछ हेल्थ इशू हो गया एंड देन इट्स अ नी जर्क रिएक्शन, यार अब मैं 50 का ले लूँ। नो, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। आप हेल्थ इंश्योरेंस लो कंसिडरिंग इन्फ्लेशन इन माइंड, ठीक है। टेक अ बेस प्लान, अगर आपके बजट में नहीं है तो टेक अ स्मॉल बेस प्लान, टेक अ सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप क्या होगा कि अगर बेस प्लान एग्जॉस्ट हो जाता है तो सुपर टॉपअप प्लान विल किक इन एंड इट इज़ वेरी उसका जो प्रीमियम होता है काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, आप अफोर्ड कर लोगे। क्या होता है सुपर टॉपअप? सुपर टॉपअप यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बेस प्लान है, सो इट इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स इफ़ वी नॉट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक होता है बेस प्लान, जो बेस प्लान कुड भी, फॉर एग्जांपल मैं दूँ आपको 10 लाख का है आपका, ठीक है। सो इट इज़ योर बेस प्लान कि कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट आएगी तो आपके पास 10 लाख है आपका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में। अगर आपका 10 लाख ख़त्म हो जाता है, लाइक एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर अगर आपके पास सुपर टॉपअप है तो वो किक इन हो जाएगा, राइट। तो सुपर टॉपअप ऑलवेज कम्स विद अ डिडक्टिबल। वो तभी ट्रिगर होगा, उसका तभी यूज होगा जब आपके 10 लाख एग्जॉस्ट हो गए होंगे। तो सुपर टॉपअप का मतलब है कि आपने पॉलिसी ली फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की, बट आपका उसका आप यूज तभी कर सकते हो जब आपका बेस प्लान एग्जॉस्ट हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि 10 लाख आपका बेस है, 1 करोड़ आपने सुपर टॉपअप ले रखा है, तो 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, और जो 1 करोड़ का जो सुपर टॉपअप आएगा वो हाफ द कॉस्ट ऑफ बेस प्लान में आ जाएगा। अच्छा, हाँ। मतलब अगर 10 लाख रुपए का बेस फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का है, तो जो हम लोग 1 करोड़ रुपए और लेंगे ऊपर का टॉप, वो आपका 5,000 का 5,000 हो जाएगा। ओके। तो एटलीस्ट देखो यार, अगर सिंपल हॉस्पिटलाइजेशन है तो हो सकता है आपका खर्चा जो आए हॉस्पिटल में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक यूजली मोस्टली डिजीज कवर हो जाती है। बट इन केस ऑफ अ क्रिटिकल इलनेस ये आपका 50 लाख तक पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। 50 लाख का मतलब है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स ड्रेन आउट हो गई, चली जाएंगी। आपने जो भी कमाया आज तक 10, 15, 20 साल में, वो सब एक झटके में निकल गया। आपके जो फाइनेंशियल प्लान्स बने हुए थे वो सारे कोई काम का नहीं रहेगा, वो खत्म। और आप अपने लव्ड वंस को, जो आप फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको यार डिस्ट्रेस में नहीं देख सकते, आप कुछ भी कर दोगे। पहले लोग पता क्या करते थे, मतलब हमारे फादर या ग्रैंडफादर, वो लोग क्या करते थे, ज़मीन होती थी, थोड़ा गोल्ड होता था कि यार यू नो बुरे वक्त में काम आएगा। तो वो बुरा वक्त क्या था यार, वो यही होता था कि इंश्योरेंस उस टाइम होते नहीं थे, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटीज कुछ होती नहीं थी, तो लोग यही होता था, ज़मीन और गोल्ड और सोना बेच के अपना इलाज करा लिया। आजकल के टाइम में जब हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन है तो यार आई थिंक इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फ्रैक्शनल कॉस्ट पे हो जाता है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना अपने फाइनेंस पे। एक्चुअली लोग हेल्थ इंश्योरेंस अवॉइड करते हैं, मुझे पता क्यों है, क्योंकि यार उनको ना वो ऐसा एक्सपेंस लगता है, क्योंकि उसका कोई रिटर्न तो आ नहीं रहा, अब हर साल दिए जा रहे हो, रिटर्न भी नहीं आ रहा, और कई बार होता है कि अगर हॉस्पिटल नहीं गए एग्जैक्टली पेन होता है कि यार कुछ काम तो। अच्छा, ये बहुत देखा है मैंने इन माय प्रोफेशन, आई हैव सीन इट सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, जहाँ पे क्लाइंट लेता है 4-5 साल के बाद बंद करा देता है, कहता है यार हर साल मैं प्रीमियम दिए जा रहा हूँ, हो तो कुछ रहा नहीं है, यूज़ तो आ नहीं रहा, मेरा प्रीमियम वेस्ट हो रहा है, तो संदीप मैं नहीं कराऊंगा रिन्यू। तो वो फिर चीज़ें ख़त्म है, बिकॉज आई थिंक जब जैसे जैसे आपकी लाइफ एडवांस होती है, एज एडवांस होती है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही क्रिटिकल ये बन जाता है प्रोडक्ट। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अच्छे डिस्कशंस किए हैं,
स्पेशली फॉर रिस्क मैनेजमेंट में 3 चीज़ें अभी हम लोगों ने कवर की हैं संदीप जी के साथ में। एक इमरजेंसी फंड, जो कि होता है कम से कम 6 महीने का आपका फाइनेंशियल कवर ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। कैलकुलेट वॉट एवर योर मंथली एक्सपेंसेस आर, उसका 6 महीने का इमरजेंसी फंड अपने किसी भी लिक्विड फंड्स में, बी इट फिक्स्ड डिपॉजिट, बी इट सेविंग्स अकाउंट, और इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट इन म्यूचुअल फंड विच आर इजीली लिक्विफाइड। सो एक हो गया इमरजेंसी फंड। देन कम्स टर्म इंश्योरेंस विच इज इंश्योरेंस। वो हर एक उस इंसान को लेना चाहिए जिसके ऊपर कोई ना कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। थर्ड कम्स द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट फॉर एनीवन। कई बार हमारे मन में आ जाता है यार हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, साल भर हो गया, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, हमारा प्रीमियम वेस्ट हो गया, लेकिन कब कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। उस टाइम पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए उसमें हॉस्पिटल में देने से ज़्यादा अच्छा है 10,000 20,000 रुपए के आसपास का जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको ले लोगे आपके सेविंग्स, आपके फैमिली, आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी। अब इतनी चीज़ें डिस्कशन की हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। आप संदीप जी से फिर से बात करते हैं। संदीप जी आप ही बताएं, जितने हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करी, इसमें क्या कुछ और भी है जो हम लोग को लेना चाहिए या फिर इस पर आगे बढ़ें? नहीं, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, आई थिंक दीज टू प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो अलोंग विद द इमरजेंसी फंड। तो आई थिंक अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेजर पार्ट है, जो क्रिटिकल पार्ट है, वो कवर हो जाता है। एक जगह पे हम लोग का रिस्क जहाँ पे मैनेज होना था वो हो गया। अब दूसरा पार्ट बचता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ रिस्क को मैनेज करना नहीं, इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न्स लेना भी है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे, इन्वेस्टमेंट। एक लेमैन बंदा जिसने अभी शुरू किया, 20-22 साल 25 साल की एज है, अभी नया काम शुरू किया, जॉब स्टार्ट करी, किसी तरह से उसने करके 1 लाख रुपए के आसपास की सेविंग कर ली। अब वो फाइनेंशियली प्लान करना चाह रहा है, कुछ फाइनेंशियल्स अपने प्लान करना चाह रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि उसको क्या करना चाहिए पहले? देखिए, मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। 25 साल के बंदे को रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में समझाना। 25 साल, आई एम सॉरी मैंने आपको रोक दिया। नहीं, बताएं प्लीज। सो मैं आपको ये कह रहा था कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डे द पर्सन हैज़ स्टार्टेड वर्किंग। ओके, चाहे वो 25 साल का है, चाहे वो 26 साल का है, चाहे वो 24 साल का है, जिस दिन से उसने जॉब करनी या कोई प्रोफेशन उसने स्टार्ट करा, उस दिन से रिटायरमेंट प्लानिंग उसको करनी चाहिए। क्यों? जितना पहले वो स्टार्ट करेगा उसको उतना ही कम सेव करना पड़ेगा। ओके। किसी ने कहा है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years बैक, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। और पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले आपके बच्चों को रिटायरमेंट प्लान माना जाता था कि यार ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये घर चलाएंगे। ये जो डायनेमिक्स है ना, ये टोटली चेंज हो गए हैं। आज के टाइम में आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद ही करनी पड़ती है। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, अलग अलग रह रहे हैं। एग्जैक्टली, सबके अपने अपने। और एक और जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, अगर मैं जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने यूके मार्केट में काम करा है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ यू, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। इंडिया में उस तरह की चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे रहना है तो इंडिया में आपके पास प्रोविजंस हैं, राइट। आपको आटा गेहूँ मिल जाएगा, आपको आयुष्मान मिल जाएगा फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप उस वाली कैटेगरी में आते हो तो ठीक है, वो आप। बट अगर आपको लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन करके रखना है तो ऐसे ऑप्शंस नहीं है। हाँ, तो आपको उसकी प्लानिंग खुद ही करनी पड़ेगी। तो जैसे आप रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, प्लानिंग की बात कर रहे थे कि क्या एक 25 साल का कोई इंडिविजुअल है, क्या उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग सही रहेगी इस एज में? आई थिंक दैट विल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दैट पर्सन टू डू द डे दैट पर्सन स्टार्ट्स अर्निंग, कि उसको कम सेव करना पड़ेगा, ठीक है, और एक उसको कंसिस्टेंटली वो सेव करना पड़ेगा। अच्छा, रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिकली कहते किसको, मैं उस पर आता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई 30 साल का बंदा है और वो 60 साल पे रिटायर होना चाहता है और उसके पास 30 years है। आज उसका खर्चा अगर मैं बोलूँ, एक रैंडम लूँ, तो मान लो 50,000 का खर्चा है उसका महीने का, राइट। और 60 पे वो रिटायर होना चाहता है। 60 पे रिटायर होने का मतलब कि वो रिटायर पे कमाना बंद कर देगा, वो जॉब या बिजनेस बंद कर देगा उस टाइम, तो उस टाइम उसकी इनकम ख़त्म हो जाएगी।
तो अगर मेरा आज का खर्चा 50,000 है तो 30 ईयर्स डाउन द लाइन अगर मैं इसमें 6% का इन्फ्लेशन लगा दूं तो 60 साल पे वो खर्चा अराउंड 2.5-3 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अब इमेजिन अ सिचुएशन कि आप 60 पे हो और आप वर्क नहीं कर रहे हो, पर जो 2.5 लाख का खर्चा है मंथली वो तो है, उसको कैसे आप चलाओगे? और कंसिडरिंग योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मे बी 80-85 ईयर्स, जो 25-30 साल है भैया, उसमें आपको हर महीने वो 2.5 लाख चाहिए, और वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। और ये भी हम लोग तब बात कर रहे हैं जब ये एज्यूम कर रहे हैं कि 30 साल की एज में उसकी शादी नहीं हुई है, बट 60 साल की एज में भी उसकी शादी ना हुई हो, उसके ऊपर डिपेंडेंस ना हो, तब भी ये चीज़ रहेगी। क्योंकि अगर आप चीजें और बढ़ जाएंगे। आप सिंगल भी हो, क्योंकि देखो जो आपका खर्चा है, जो आपकी ग्रोसरीज है, जो आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, मे बी फ्यूल है, उस टाइम मेडिकल का खर्चा भी बढ़ सकता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में सारी चीज़ें कवर नहीं होती, ओपीडी कवर नहीं होता। अगर मान लो किसी को बुखार होता है और वो डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लेता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, तो हेल्थ इंश्योरेंस उसमें काम नहीं आएगा। ओपीडी का खर्चा उसको खुद ही अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो रेगुलर उसकी दवाइयाँ चल रही है, ये खर्चा बढ़ता है जब आपकी एज एडवांस होती है। तो ये 60 में जाके आपको वो एक जो फिगर है वो आपको अचीव करनी, वो आपको हर महीने वो चाहिए, एंड टिल योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वो भी उस रिटायरमेंट में भी इन्फ्लेशन विल बी देयर। तो आप क्या सजेस्ट करते हो जो 1 लाख रुपए अपने फाइनेंशियली प्लान करने का सोच रहा है, वो 1 लाख रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट करे या इंश्योरेंस में जाए, कैसे जाए? तो इंश्योरेंस तो मैं नहीं एडवाइस करूँगा। रिटायरमेंट प्लानिंग एंड इंश्योरेंस दे डोंट मेक एनी सेंस टुगेदर। तो अगर रिटायरमेंट प्लान करना है तो आप दे आर लाइक वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, आप एनपीएस में इन्वेस्ट करो, नेशनल पेंशन स्कीम, इट्स अ पेंशन स्कीम प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इस पे आप इन्वेस्टमेंट करो, इसमें आपकी मॉडल पोर्टफोलियोज हैं, एंड इसका बेनिफिट आपको 60 ईयर्स पे स्टार्ट में हो जाएगा, आपको पेंशन मिलेगी। और बाकी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइलिंग ऑल्सो, कि आप एज अ इन्वेस्टमेंट्स को आप कैसे लेते हो, कि डू यू फील कंफर्टेबल व्हेन यू इन्वेस्टमेंट आर लाइक वोलेटाइल, या you are like you get worried when there is volatility in the equity market. तो depending upon your situation, your capacity for loss, ये सारी assess करके आप investment start कर सकते हैं। And when it comes to retirement, it's basically a long term goal. तो जब long term चीज़ें हो जाती हैं, maybe like 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, तो I think equity is the best product. देखो क्या होता है ना कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो 4 ही एसेट क्लासेस होती है, आप 4 जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो आता है आपका इक्विटी। इक्विटी इज व्हाट? इक्विटी इज योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, योर डायरेक्ट स्टॉक्स, शेयर्स, ठीक है, ये आपका इक्विटी। तो म्यूचुअल फंड्स और सिर्फ एसआईपी जो है वो भी इक्विटी में आती है, अगर इफ इट इज इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। दूसरा होता है आपका एसेट क्लास होता है डेट। डेट इज लाइक योर फिक्स डिपॉजिट्स, योर प्रोविडेंट फंड, जहाँ से आपको फिक्स रिटर्न आ रहा है। सेकंड ये हो गया। थर्ड इज गोल्ड, ठीक है, गोल्ड एज एसेट क्लास। इट मे बी फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, और इट कुड बी योर गोल्ड ETFs या डिजिटल फॉर्म में जो गोल्ड आता है। फोर्थ इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कुड बी योर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और इट कुड बी योर कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये 4 ही तो एसेट क्लास हैं। आप किसी को भी इन चारों में ही डिवाइड कर सकते हो, इससे अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा सिर्फ आप क्रिप्टो है, बिटकॉइन है। वो क्रिप्टो बिटकॉइन भी इक्विटी का ही तरह सा रिस्क वाला, वो इक्विटी भी नहीं है, वो इट्स बेसिकली अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो इक्विटी भी नहीं है, बिकॉज इक्विटी में अंडरलाइंग एसेट होता है। इक्विटी में यू आर द ओनर। अगर मैं शेयर्स की बात करूं, अगर आपने रिलायंस के शेयर्स लिए तो रिलायंस कंपनी में यू आर अ स्टेक होल्डर, ठीक है, आप ओनर हो उस कंपनी के। बिटकॉइन में आप ओनर थोड़ा ना बनते हो। बिटकॉइन में तो यार जस्ट आप कुछ ले रहे हो, डिजिटल करेंसी जिसका कोई बेस अभी नहीं है, कोई ऐसे अंडरलाइंग एसेट नहीं है। तो ये 4 एसेट क्लासेस हैं। इक्विटी इज द ओनली एसेट क्लास विच विल गिव यू हाईएस्ट रिटर्न्स। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इट विल बीट एनी अदर एसेट क्लास। द ओनली थिंग इट रिक्वायर्स इज पेशेंस एंड टाइम। तो अगर आपको रिटायरमेंट प्लान करनी है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर अ गुड ऑप्शन, एनपीएस इज अ गुड ऑप्शन। आप शेयर्स में करो, अगर आपकी वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है रिसर्च करने की, एंड यू नो दैट होल्डिंग पीरियड है आपके पास, तो आप शेयर्स में भी कर सकते हो अंडर सम गाइडेंस, या आप खुद रिसर्च कर सकते हो। सो दिस इज हाउ योर रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड। ठीक है, और यही सेम राय हम लोग के 10 लाख वाले के साथ भी होगी। 30 साल का बंदा 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, उसको कैसे लेकर जाना चाहिए? देखिए, अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन 10 लाख वो जो इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उसके पास 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का तो एक तो सबसे पहले ये पूछना है कि कितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, लाइक
10 years or 20 years, I think equity can be a good option to उसके invest. 5-6 साल 7 साल से वो जॉब कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करी, अब थोड़ा आज थोड़ा 10 करके लाख कर रुपए रहा के है। आसपास में सेविंग कर ली उसने। अब वो चाह रहा है कि मेरा कुछ फ्यूचर भी सिक्योर रहे, और एटलीस्ट ये वाला वो फंड है कि इमरजेंसी के लिए तो नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट फैमिली सिक्योर रहे, उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है तो वो हो जाए। देखिए मुझे सबसे पहले ना ये डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स का मतलब है कि अगर आपका लाख रुपए की अर्निंग्स है और आप 50,000 आपका खर्चा है, तो 50,000 रुपये बचा रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में है, दोज आर योर सेविंग्स। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने अकाउंट में रखा हुआ है। बिल्कुल है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज जब वहाँ से निकाल के उसको कहीं पे डिप्लॉय करो जहाँ पे आपका वो रिटर्न बना के देगा। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि उसने सेविंग करने की उसको जरूरत क्या है? उसको सीधा इन्वेस्टमेंट करे ना। वो अगर उसको महीने का कुछ बच रहा है 10,000 20,000 30,000, उसको सीधा उसमें SIP में डाले। और या एग्जाम्पल उसको- उसकी कहीं पर कोई प्रॉपर्टी भी सेल हुई थी पुरानी, कोई कहीं से पैसे आए थे 10 लाख रुपए, आज उसके पास में आ गए कहीं से, अब वो 10 लाख रुपए का यूज कैसे करे? हाँ, तो वही है ना, सबसे पहले उसको खुद से ही पूछना है कि 10 लाख उसको करना है तो उसको किस लिए करना है। उसको लॉन्ग टर्म सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकता है। उसको अगर रिस्क नहीं लेना है इन द सेंस कि उसको स्टेबल रिटर्न चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म FD करा सकता है, या वो म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट रिक्वायरमेंट वो उस पैसे को डिप्लॉय कर सकता है। और अगर उसकी 5-7 साल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रखे पहले पे पैसे पड़े हुए, तो 5-7 साल की उससे रिक्वायरमेंट नहीं है उस पैसे की, तो आपके हिसाब से उसको वो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल डाइवर्सिफाइड, चाहिए। हाँ, कोई भी फ्लेक्सी कैप। अभी भी इस वाले केस में भी उसको क्या रिस्क मैनेजमेंट पे जाना चाहिए? हाँ, अगर उसके फाइनेंशियल डिपेंडेंस हैं तो रिस्क मैनेजमेंट में बिल्कुल जाना चाहिए। रिस्क अगर- मैनेजमेंट पे जाना चाहिए। तो हाँ। 10 लाख रुपए में से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है, हाँ जी। देन कम्स दोस इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो अगर वो सिंगल विद नो डिपेंडेंट है तो टर्म इंश्योरेंस को वो छोड़ सकता है। अगर उसकी फैमिली है, स्पाउस है और फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और बच्चे हैं, तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन शुड डू इज टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेंटेन अ सफिशिएंट इमरजेंसी फंड। ये 3 होने के बाद देन दैट पर्सन शुड लुक फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। संदीप जी, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशंस किए रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, जिसमें इमरजेंसी फंड होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट कि अगर उसका शॉर्ट टर्म व्यू है जिसका भी इन्वेस्टमेंट का, तो उसको क्या करना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म है, डिपेंडिंग अपॉन एज, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या गोल्स है, उसके हिसाब से उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर डेट वगैरह में जाना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है तो रियल स्टेट एक सेफ्टी के लिए भी लिया जा सकता है। बट अभी आपने मुझे बताया कि जो 25 साल या 30 साल का बंदा है उसको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के गोल जरूर बनाने चाहिए। तो क्या एक सिर्फ रिटायरमेंट ही एक गोल होता है या और भी कोई गोल्स हो सकते हैं इसमें? नहीं, अगर देखो कोई इंडिविजुअल है और उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग सॉर्ट हो चुकी है, तो अगर उसके बच्चे हैं, मैरिड है और वो बच्चे हैं उसके, तो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल इज चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन, या आजकल मोस्टली अपने बच्चों को सब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, राइट। स्कूलिंग के बाद उनका हायर स्टडीज़ भी होती है, ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन भी आप इंडिया से करते हो, बाहर से करते हो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है। तो एजुकेशन आफ्टर हेल्थ केयर, एजुकेशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन इंडिया। तो इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग होती है। स्कूल में आपने एडमिशन कराया, सबसे पहले वही आपका एडमिशन फीस लगेगा, राइट। 12th के बाद आपका बच्चा क्या करता है हायर स्टडीज़ में, कौन से कॉलेज से करता है। और जैसे मैंने इन्फ्लेशन की बात करी, मेडिकल में 15% है, एजुकेशन में दैट इन्फ्लेशन इज़ 10% एवरी ईयर। जो उस कॉलेज की फ़ीस आज की डेट में ग्रेजुएशन में अगर मान लो 5 लाख है, 10 years down the line it may come around 30, 35, even 40 lakhs, right? And it is education is one of the आपका अगर मैं expenses की बात करूँ, it's the major portion of your expenses। अगर मैं और उससे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन आपका बहुत जल्दी आने वाला है। चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट शायद हम लोग 30 साल बाद का प्लान कर रहे होंगे, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अगले 10 साल 15 साल में। टाइम कम है, हाँ, टाइम कम है, कम होता है और खर्चा मोटा होता है, तो एजुकेशन बिकम्स ऑल टुगेदर अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल। इसमें अगर आप चलो इंडिया से करा रहे हो तो ठीक है, आप बाहर से करा रहे हैं तो फिर और ज़्यादा आपको। एंड अगर आप देखो बाहर से कराते हैं तो आपको एक चीज़ और देखनी है कि अगर
डॉलर, अगर आप फॉरेन करेंसी की बात करो तो डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है एज कम्पेयर टू रुपी। तो आपको एक तो सेविंग तो करनी है, आपको साथ में ये भी देखना है कि यार आपका जो रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है उसको भी आपको उस एट पार रहना है। तो सेविंग्स तो आपको इन्वेस्टमेंट करना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन। सो वी टॉक्ड अबाउट रिटायरमेंट गोल्स जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट होते हैं, देन कम्स चिल्ड्रन एजुकेशनल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा भी कोई गोल्स हो सकते हैं इससे और कम शॉर्ट टर्म के? हाँ जी, देखो इसके अलावा आपके कुछ गोल्स और हो सकते हैं, जैसे कि आपको अगर घर खरीदना है, यस राइट, तो घर आप मोस्टली लोन पे लेते हो तो उसकी डाउन पेमेंट के लिए आपको सेव करना है। देयर कुड बी गोल्स रिलेटिंग टू वेकेशन, राइट, कि यार आपको फॉरेन वेकेशन पे जाना है आज से 1 साल बाद 2 साल बाद, या आपको एनुअल वेकेशन पे जाना है, तो उसके लिए आप कैसे सेव कर सकते हो। सिंस वेकेशन वुड बी अ शॉर्ट टर्म गोल, तो आपको फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी तरह से करना आपको पड़ेगा। यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन मोस्टली डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू सेव फॉर वेकेशन। यू कांट इन्वेस्ट इन इक्विटी विच इज़ फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। फिर आपका गोल हो सकता है अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, दैट कुड ऑल्सो बी अ फाइनेंशियल गोल। और एक गोल और हो सकता है, काफ़ी लोग करते हैं इस पे प्लानिंग, जो कि मैरिज फॉर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। तो मैरिज, आप अपने बेटे की मैरिज के लिए आप कुड बी अ गोल, अब बेटे की मैरिज के लिए कुड बी अ फाइनेंशियल गोल। तो ये सारे गोल्स होते हैं जो कि सो डिफरेंट बकेट्स बन जाती है मुझे। तो क्या होता है कि यार जैसे मेरा रिटायरमेंट एक गोल हो गया, बच्चे की एजुकेशन का हो गया, उसकी मैरिज का हो गया, ये गाड़ी का हो गया, तो आप डिफरेंट अपने इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से आप अपना डिप्लॉय कर सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर गोल्स के लिए। एंड सो दैट्स प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग अलॉन्ग विद आपका जो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो देन वी से दैट योर फाइनेंशियल प्लान इज कंप्लीट फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग में एटलीस्ट एनुअल रिव्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थिंग्स आर वेरी डायनेमिक दीज डेज, चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज होती है। तो फाइनेंशियल प्लानर को ये एक ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट से एटलीस्ट एनुअली मिले। 6 मंथली अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक एनुअल मीटिंग करे जहाँ पे वो समझे कि क्लाइंट की लाइफ में पिछले 1 साल में क्या चेंज आया है। उसकी शादी हुई है, उसका बच्चा हुआ है, उसने जॉब चेंज करी है, उसके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कम हुए, ये सारी चीज़ को फैक्टर इन करेगा और अपने फाइनेंशियल गोल को अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करेगा। सो दिस एनुअल एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल रिव्यू इज इक्वली इम्पोर्टेंट as compared to preparing a financial plan initially. ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारे गोल्स की बात तो कर ली, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउसिंग, कार, डाउन पेमेंट, वेकेशंस, मतलब 6 महीने में होने वाले खर्चे से लेकर के अगले 30 साल में होने वाले जो गोल्स हैं सबकी ऑलमोस्ट प्लानिंग कर ली। बट जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि इन सब के आपने बताया कि अलग अलग बकेट्स बनते हैं, इन बकेट्स को मैनेज कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुछ हम लोगों ने एक बकेट बना रखी है चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए जो अगले 10 साल में यूज़ होने वाली है, एक बकेट है हमारी रिटायरमेंट की या फिर हाउसिंग की जो शायद अगले 10-15 साल में फिर वो भी यूज़ होगा। डिफरेंट बकेट्स हैं लेकिन दोनों ही लॉन्ग टर्म में हैं, दोनों ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो कैसे उस बकेट को डिफाइन करें और कब कब इसका रिव्यू करना चाहिए, कैसे हो सकता है? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने, और इसका मैं ऐसे जवाब देता हूँ कि ये ना इन्वेस्टमेंट के फेजेस होते हैं। एक आता है आपका एक्यूमुलेशन फेज, राइट। पहले क्या करा भैया, आपने इन्वेस्टमेंट करा है, आपने अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, उसको एक्यूमुलेट कर रहे हो। इसके बाद आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज कि भैया आपने जमा तो कर लिया है, पैसा तो हो गया जमा, आप उसको यूज़ भी तो करना है ना। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक ही एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब लोग जो करते हैं बेसिकली जो डू इट योरसेल्फ वाले उससे कर रहे हैं, और ये चीज़ मैंने बहुत देखी है अपने इसमें कि फॉर एग्जांपल मुझे पैसा चाहिए 20 साल बाद, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के लिए या बच्चे की एजुकेशन के लिए, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट, और सिंस इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल, तो आई विल प्रेफर कि वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रहे। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी वेरी ट्रिकी, ठीक है। मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का है, मैं 19वें साल में हूँ और मुझे 20वें साल में पैसा चाहिए। उस टाइम अगर कुछ ऐसा इवेंट हो गया जैसे कोविड हुआ था, या कुछ वर्ल्ड वॉर हो गई, या कुछ भी ऐसा इवेंचुअलिटी हो जाए जहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो सीधा 20-30-40% गिर जाए, तो मेरे तो फाइनेंशियल प्लानिंग वुड गो फॉर अ टॉस, राइट। सो एग्जिट स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जिट स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ की मैं बात करूँ तो मैं जब 15-16 ईयर में हो जाऊँगा ना,
तो आई विल स्टार्ट allocating my equity investments. I will start moving my equity investment towards debt or maybe a hybrid, form of investment. जहाँ से move करना शुरू करूँगा, I will start moving my money into a safer kind of more than safer, I would say non-volatile investments, ताकि मेरी जो लैंडिंग रहे वो सॉफ्ट रहे. इमेजिन अ सिचुएशन कि यार आपको मार्च 2020 में रिटायर होना है, 31 मार्च 2020 में रिटायर होना है, राइट? आपने 20 साल सेविंग करी है, ठीक है. अब मैं 31 मार्च 2020 में मेरी रिटायरमेंट एज आ गई है, मुझे चाहिए, उसके बाद मेरी इनकम आनी बंद हो जाएगी, मुझे पैसा चाहिए. 25-26 मार्च 2020 में हम मार्केट देख लेते हैं, कितना मार्केट गिरा था एक दिन में ही. आई थिंक 7-8-10% वो लगातार गिरता चला गया था. 30% मार्केट उस टाइम डाउन हो गया था. तो अगर मेरा उस टाइम मान लो मुझे 10 करोड़ का, या पूरा वैसे सिंपलिसिटी ले लो, 1 करोड़ का मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस मुझे उस टाइम चाहिए, तो मेरा तो उस दिन ही वैल्यू 70 लाख हो गई थी. तो क्या 70 लाख से मैं मेरी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम लोगों ने 15-20 साल से कर रखी होगी वो पूरी हिल गई एक तरह से. एग्जैक्टली. तो आइडियली व्हाट शुड हैव डन कि 2016 में यू शुड स्टार्ट मूविंग योर, ये बहुत ज़रूरी है. दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक अ फाइनेंशियल प्लानर और इफ यू आर डूइंग ओन रिसर्च शुड फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट आल्सो. सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि अगर एक बकेट्स तो बनाओ भी, लेकिन उन बकेट्स को इतनी नज़र भी रखो कि वो कब फैलने लग रही है, क्या हो रहा है, उसको कैसे समेटना है, कब टाइम आ गया इस बकेट से निकाल के दूसरे बकेट में डालने का. यस. सो विड्रॉल फेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट. हम लोग स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं इन्वेस्टमेंट. आई थिंक विड्रॉल फेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट. बहुत मज़ा आया संदीप जी आपके साथ डिस्कशन करके. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. आई एम श्योर मुझे तो मिली, और जो देखना चाह रहे उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इसमें से. रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत अच्छी बातें करी हम लोगों ने, इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे, और किस तरह से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट देखने चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म और क्या गोल्स हैं, उसके हिसाब से अपने को इन्वेस्टमेंट पे किस बकेट में डालना चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छी बात एक आपकी ये भी लगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी बकेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे निकलना कब है उसकी प्लानिंग भी हम लोग को ज़रूर करनी चाहिए. एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे. जो भी अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि वो बहुत लेज़ी हैं, उन्होंने 15 साल से काम कर रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, और किसी ने, उनके पेरेंट्स ने या किसी ने बता दिया कि आप ये पैसे जो है उसको FD में या रियल एस्टेट में जा करके रख लो, और वो वही कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं. या फिर LIC किसी ने बोली तो उन्होंने LIC ला करके रख ली, सिर्फ उसी में कर रहे हैं. कोई एक ऐसी चीज़ जो आप उनके लिए बोलना चाहोगे कि कुछ ना करो, कम से कम ये ज़रूर करो, वो क्या होगी? तो ये एक जो चीज़ पे हमने जो डिस्कशन नहीं करा, and just to close all the discussion कि यार asset allocation and diversification are equally important. So diversification से मेरा मतलब है कि आपको, जैसे आपने बोला कि कहीं से पैसे आए और उसने रियल एस्टेट में या FD करा दी, तो जैसे एक इन्वेस्टमेंट में कहावत है कि डोंट कीप्स ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, राइट? उसको डाइवर्सिफाई करके रखो प्रॉपर, कि आपको इक्विटी में कुछ डालो, कुछ अपना थोड़ा सा FD में डालो, थोड़ा गोल्ड में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन आपका होना चाहिए एक्सपोजर, क्योंकि गोल्ड इज समथिंग विच इज़ आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल एसेट, और आपकी पोर्टफोलियो को हेज करने में बहुत हद तक वो हेल्प करता है. कि गोल्ड का देखा गया है कि जब इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है तो गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी ए सेफ हेवन, तो वो हेजिंग में काम आता है. तो गोल्ड में होना चाहिए, रियल एस्टेट में भी होना चाहिए. बट इंडिया जैसे कंट्री में ना हमने देखा होगा कि यूजुअली पैसा क्या तो FD में पड़ा हुआ है या रियल एस्टेट में है, ठीक है? इन दोनों एसेट क्लासेस से ज़्यादा गोल्ड है, गोल्ड फिर ज्वेलरी फॉर्म में है, ज्वेलरी फॉर्म में किसी, ठीक है? गोल्ड हाँ ज्वेलरी फॉर्म में है, वो उसका कोई काम नहीं है. तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आई थिंक इट शुड बी प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड. डाइवर्सिफिकेशन पे ज़रूर उनको ध्यान देना चाहिए. हाँ जी. ठीक है संदीप जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ में. आई एम श्योर जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों को, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ नहीं तो अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट को वो लोग आज से शुरू कर देंगे करना. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.